नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 पर। तो आज हम लोग यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझेंगे और यदि आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 10 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। तो यूनिट फर्स्ट का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट के। पहला है, यांत्रिकी का अध्ययन किसके बारे में है? यदि हम मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं तो वो किसके बारे में अध्ययन करते हैं? पहला आता है आपका द्रव्यमान और ताप के बारे में, बल और गति के बारे में, ऊर्जा और शक्ति, और दाब और घनत्व। जिसमें से इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बल और गति। प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर है यांत्रिकी का अध्ययन के बारे में हम लोग बल और गति का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। गति का प्रथम नियम किसे कहते हैं? किसको? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है गति का प्रथम नियम, या संवेग संरक्षण का नियम, या जड़त्व का नियम, और डी है आपका बल का नियम। तो सेकंड का जो आंसर है वो है आपका जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम हमारा गति का प्रथम नियम कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है, जूल है, वाट है, या पास्कल है? तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। स्थैतिक संतुलन में वस्तु पर कुल बल का मान क्या होगा? अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा, अनंत होगा? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा शून्य। स्थितिक संतुलन में वस्तु पर कुल बल का मान क्या होता है? शून्य। भाई, स्थितिक संतुलन का मतलब जब वो बैलेंस रहेगा तो क्या है, उस पर जितने भी फोर्सेस हैं सभी की वैल्यू क्या होगी? शून्य होगी, तभी तो संतुलन की अवस्था में होगा। पांचवा प्रश्न है आपका, संवेग का सूत्र क्या कहलाता है? पहला आता है आपका F इक्वल टू एम ए, पी इक्वल टू एम बी, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी, और पी इक्वल टू वी आई। तो मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो है आपका बी पी इक्वल टू एम बी। क्वेश्चन 6 है, अभिलंब बल नॉर्मल फोर्स किस दिशा में कार्य करता है? सतह के समांतर, सतह के लंबवत, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, और वस्तु की गति के विपरीत। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सतह के लंबवत। हमेशा अवलंब बल सतह के लंबवत दिशा में ही कार्य करता है। सातवां प्रश्न आता है, घर्षण बल का कारण क्या है? घर्षण बल का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, या सतहों के बीच संपर्क, चुंबकीय बल, और विद्युत बल? तो आपका घर्षण बल का कारण होता है सतहों के बीच संपर्क। ठीक है, सतहों के बीच संपर्क होता है तभी तो घर्षण बल है। और क्या करते हैं हम लोग? घर्षण बल को कम करने के लिए क्या करते हैं? लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर तेल का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर सॉलिड लुब्रिकेशन जैसे कि ग्रेफाइट, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न संख्या 8, अदिश राशि को पहचानो। कौन सा अदिश राशि है? ठीक है, वेग है अदिश राशि, त्वरण अदिश राशि है, या बल है, या फिर
द्रव्यमान। क्या है इसमें? अदिश राशि। तो अदिश राशि क्या है आपका? द्रव्यमान। फिर आते हैं 9, सदिश राशि किसे कहते हैं? ऑप्शन है केवल परिणाम वाली राशि को, केवल दिशा वाली राशि को, परिणाम और दिशा वाली राशि को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी, सदिश। सदिश जिसमें दिशा की आवश्यकता हो रही है और परिमाण की आवश्यकता हो रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं सदिश राशियां। प्रश्न संख्या 9 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? विस्थापन, वेग, दूरी या बल? तो इसमें आता है आपका सी, निम्नलिखित में से अदिश राशि है आपकी अदिश राशि दूरी। दूरी क्या है? अदिश राशि है। फिर आते हैं 11वां प्रश्न है, सदिश राशि का उदाहरण क्या है? कार्य, ऊर्जा, बल, द्रव्यमान। तो सदिश राशि का उदाहरण है आपका सी, बल। फिर आते हैं आपके प्रश्न संख्या 12, त्वरण किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है, सदिश राशि है, या मात्रक परिणाम वाली राशि है, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सदिश राशि। ठीक है। 13वां प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित में से किसमें दिशा शामिल नहीं होती है? विस्थापन में दिशा शामिल नहीं होती है, या दूरी में, या बल में, या वेग में? तो किस में दिशा शामिल नहीं होती है? ये आपका 13 का आंसर होगा बी, दूरी। दूरी में दिशा शामिल नहीं होती है। भाई दूरी क्या है? किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। इसके बाद एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या कहलाता है? एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या है? डायन है, न्यूटन है, या पाउंड फोर्स, या ग्राम फोर्स? तो एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक होगा आपका न्यूटन। बल का मात्रक क्या है एमकेएस प्रणाली में? न्यूटन। अब यदि बात करें सीजीएस, ठीक है, सीजीएस प्रणाली में कार्य का मात्रक क्या है? ठीक है, अर्ग, जूल, फुट पाउंड, या कैलोरी? तो सीजीएस प्रणाली में कार्य का जो मात्रक है वो है अर्ग। 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक डायन के बारे में सही है? एक डायन के बारे में क्या है? पहला है आपका एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक डायन है, या फिर 1 न्यूटन से छोटा होता है डायन, या 1 न्यूटन के बराबर होता है, या फिर सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक डायन है। तो क्या है? 16 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, यह 1 न्यूटन से छोटा होता है डायन। ठीक है। 7वां जो प्रश्न है, 1 फुट कितने मीटर के बराबर होता है? 0.3 0.3048 मीटर के बराबर, या फिर 0.9144 मीटर के बराबर, या फिर 1.609 के बराबर, या फिर 1 मीटर के बराबर? तो 1 फुट किसके बराबर रहेगा? 1 फुट होता है आपके 0.3048 मीटर के बराबर होता है। 18वां, दृढ़ पिंड की परिभाषा क्या है? दृढ़ पिंड किसे कहेंगे? ऑप्शन है इसके, जिसमें केवल लंबाई में परिवर्तन होता हो, जो किसी भी बल के प्रभाव में विकृत नहीं होता हो, जो हमेशा विराम अवस्था में रहता हो, या जिसमें केवल द्रव्यमान हो। तो 18वें का आंसर होगा बी, जो किसी भी बल के प्रभाव में विकृत नहीं होता है। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी।
मतलब रिजिड बॉडी पर यदि कोई भी बल लगाया जाता है तो रिजिड बॉडी के आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे कहते हैं दृढ़ पिंड। 19वां प्रश्न है, किसी दृढ़ पिंड में घूर्णन के दौरान कौन सा बिंदु स्थिर रहेगा? भाई कोई दृढ़ पिंड है और वो घूम रहा है, तो घूमने के दौरान कौन सा बिंदु स्थिर रहेगा उसका? ऑप्शन देखिए, कोणीय वेग, केंद्रक, घूर्णन का अक्ष या फिर केंद्रीय त्वरण। तो 19 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी। भाई जब कोई वस्तु घूमती है ना, तो उसका जो केंद्र है वो तो फिक्स रहता है, अपने ही अक्ष पे रहता है, और उसकी जो परिधि है, सरकमफ्रेंस, वो हमेशा घूमता रहता है। देखा ना आपने, साइकिल में अगर पहिया है तो पहिए का जो केंद्र है वो अपनी जगह फिक्स होता है, बाकी जो बाहर का एरिया है वो घूमता रहता है। इसलिए हमेशा कोई भी वस्तु यदि घूमती है ना, तो उसका जो घूर्णन का जो अक्ष है, जिस अक्ष पर वो घूम रहा है, वो अपना स्थिर रहेगा, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। 20वां जो प्रश्न है वो है आपका, एक दृढ़ पिंड के घूर्णन में कौन सा भौतिक गुण अपरिवर्तित होता है? क्या होगा भौतिक गुण अपरिवर्तित? पहला आता है, ऑप्शन देखिए, द्रव्यमान, संवेग, कोणीय संवेग या फिर ऊर्जा। तो 20वां का जो आंसर होगा वो होगा आपका कोणीय संवेग। इसके बाद प्रश्न संख्या 21, यदि किसी दृढ़ पिंड को घूर्णन में लाने के लिए बल लगाया जाता है तो कौन सी भौतिक राशि उत्पन्न होती है? ऑप्शन है बलाघूर्ण, संवेग, कोणीय वेग या फिर ऊर्जा। तो 21 का रहेगा बल आघूर्ण। यदि किसी दृढ़ पिंड को घूर्णन में लाने के लिए बल लगाया जाता है तो कौन सी भौतिक राशि उत्पन्न होती है? बल आघूर्ण। 22वां प्रश्न, सदिश को कैसे प्रदर्शित करें? सदिश कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं पहले। केवल परिणाम के रूप में, परिणाम और दिशा के रूप में, केवल दिशा के रूप में और रंगों के रूप में। तो 22 का बी, परिणाम और दिशा के रूप में सदिश को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। 23वां प्रश्न क्या है, सदिश के कौन कौन से घटक होते हैं? ऑप्शन देखिए पहले, अदिश और परिणाम, परिणाम और सदिश, दूरी और विस्थापन, गति और विस्थापन। तो 23 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, परिणाम और दिशा। हमेशा सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दिशा के साथ साथ परिणाम की आवश्यकता होती है। और यदि अदिश की बात करें तो इसमें परिणाम होता है परंतु दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर आता है 24वां प्रश्न, बो का संकेतांक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? संरचनात्मक आरेख में बलों को पहचान के लिए, गति मापने के लिए, द्रव्यमान मापने के लिए या समय निर्धारण के लिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट। संरचनात्मक आरेख में बलों की पहचान के लिए हम लोग बो का संकेतांक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बो के संकेतांक में त्रिभुज का क्या अर्थ होता है? अगर हम बो के संकेतांक में यदि हमने त्रिभुज बना दिया तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं पहले, बलों की साम्यावस्था, गति का मापन, दिशा का निर्धारण और परिणाम का घटाव। क्या होगा इसका? तो 25 का आंसर रहेगा ए। बो के संकेतांक में त्रिभुज का अर्थ होता है बलों का साम्यावस्था में होना। अगर बल साम्यावस्था में होते हैं तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं? त्रिभुज को बना देते हैं। तो ये त्रिभुज किस में रहता है? बो के इंडिकेशन सिस्टम में ये रिप्रेजेंट करता है। फिर आते हैं 26वां प्रश्न, बो का संकेतांक किस अक्षरों का उपयोग करता है? केवल अंकों का या अक्षरों एबीसी का, प्रतीक और संख्याओं का या तीर और घुमाव का? तो 26 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी,
अक्षर ABC आए। 27वां जो प्रश्न है वो है वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग होता है। यदि हमें वेक्टर को प्रदर्शित करना है तो क्या करेंगे, तीर बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं या त्रिभुज बनाते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीर को बनाते हैं, एरो बनाते हैं ना। ये वेक्टर राशि को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग एरो बनाते हैं। तो ये आपके यूनिट फर्स्ट के, ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट के आपके प्रश्न हो गए, जो आपके थे 27 प्रश्न थे। ठीक है, यदि आप इन 27 प्रश्नों को सही तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये मान के चलिए यदि एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके 10 प्रश्न आते हैं, उनमें से यदि आपके प्रश्न फंस जाते हैं तो आपके फ्री के 10 नंबर बढ़ जाते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न सरल और आसान तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को सेव कर लीजिएगा, जिससे आपको जब भी जरूरत पड़ती है तो आप एक बार इन प्रश्नों को सुनते हैं और आपको इनके आंसर पता हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी यूनिट से इतने ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनते हैं। इसके पहले जो वीडियो बनाई थी ऑब्जेक्टिव टाइप की, इसमें काफी बच्चों ने मैसेज किए और उन्हें पढ़ने में काफी अच्छा लगा। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कमेंट के माध्यम से प्रोत्साहन दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।